हेलो दोस्तों। तो आप सभी को अपना चैनल सजा पाठक जी में आपका स्वागत है। और हम लोग कल समान ज्ञान का सेट चला रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 25 क्वेश्चन रहेगा। और एक सेट कल हो चुका है और दूसरा सेट आज है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपना अपना सेट प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए कि आपको कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल सिंपल के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो इसमें ये बात जान लीजिए कि क्या करा कि अणुओं अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम। ठीक है, आकर्षण मतलब खिंचाव जो सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ठोस जो होता है, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उनके बीच अणुओं के बीच का स्थान, जो खाली स्थान होता है, वो कम होता है, जिसके कारण वो कठोर होता है। ठीक है, ठोस पता क्या होता है? कठोर होता है। अच्छा, ठोस से कम द्रव में होता है और द्रव से कम गैस में होता है। ठीक है, किसमें? तो सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ पर क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इसमें से कौन आ जाएगा? किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो किलो वाट, किलो वाट जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्या? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट होगा किसका? तो किलोवाट किसका हो जाता है? तो ये हो जाएगा शक्ति की इकाई है। किसका है? शक्ति की इकाई। जैसे वैद्युतीय सामर्थ्य या अथवा शक्ति की इकाई है। क्या है? शक्ति की इकाई किलोवाट होता है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ठोस के कणों के संदर्भ में, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठीक है, इसमें क्या करा? सही हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो कुछ करा ये नंबर करा, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। बी क्या करा? उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। सी का रहा व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। या डी का रहा उनमें से न्यूनतम आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। चलिए तो हम लोग फिर अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर। लेकिन प्रतिरोध का कहेगा तो ओम। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा है? क्या कह रहा है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैंने बताया था 4 नंबर में ही, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या आ जाएगा? ओम। अच्छा, प्रतिरोध क्या है? तब प्रतिरोध हो जाएगा कि जो विद्युत धारा के मार्गों का रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? नीचे दिया गया आकृति है जिससे क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। ठीक है, तो इसमें क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसे दिखना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं आगे। पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था को देखी जा सकती है। ये संभव है कि पदार्थ की चारों व्यवस्था को, आणविक अवस्था को देखी जा सकती है? ऑप्शन ए तो सही है। तो चलिए बी नंबर पढ़ते हैं। तो कह रहा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ नहीं है। कुछ है तरल पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा एक अलग ही अवस्था ही है ही। इसलिए तरल पदार्थ फिर कैसे कहा जा सकता है?
प्लाज्मा तो चौथी अवस्था तो है ही है, दिया गया है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा सी बी ही सही हो जाएगा। जो क्या कर रहा है कि अनुमान से नहीं लगाया जा सकता है, तो कौन सा, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लाज्मा शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और डिम्बाणु में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसको देख लेते, देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण जो है स्थिर अवस्था में होते हैं। आपको तो लग रहा है कि पहला ही गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। चलिए पदार्थ के कुछ विशेषता जान लीजिए। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। फिर होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और फिर कह रहा है पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है, ठीक है। तो जब तापमान बढ़ता है तो उसके कणों का गति क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 8 नंबर, कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन किसका हो जाएगा, तो बल का हो जाएगा न्यूटन। और जूल, जूल किसका हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा कार्य का, कार्य का क्या हो जाएगा, जूल। जैसे कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का हो जाता है जूल, ठीक है। जैसे कैलोरी किसका हो जाएगा, तो ऊर्जा का हो जाएगा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, उष्मा, उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में कह रहा है मीटर, सी में मिलीमीटर, बी में सेंटीमीटर या डी में डेसीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीटर, ठीक है। फोकस दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा विधान सत्य है। तो कह रहा है कि पदार्थ के प्रकार, दृढ़ता, दृढ़ता कह रहा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों के उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता। तो ये बात तो सही है कि ठोस जो होता है वो निश्चित आकार होता है, और तरल पदार्थ उसके पात्र के अनुसार, मतलब किसी भी तरल पदार्थ को किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में रख दीजिए, उसी का आकार ले लेता है। जैसे जग में रखने पर जग की आकृति हो जाता है, बोतल में रखने पर बोतल की आकृति का हो जाता है। लेकिन गैस, गैस जो होता है वो किसी में रखिए उसका आकार नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार, दृढ़ता के अनुसार इसका दिया गया कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। दृढ़ता का मतलब क्या होता है कि पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों का या धक्कों का जो विरोध करता है। तो ऐसा तो इसमें उदाहरण में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो संपीड़ता, संपीड़ता कह रहे हैं यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, हाँ ये सही है कि गैसों में यह गुण पाया जाता है जिसके कारण उच्च दाब देने पर उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उच्च दाब देने पर उसका आयतन कम हो जाता है। तो ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर में है केवल बी सत्य है, क्या केवल बी सत्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है कोलाइड विलयन का, बी का रहा है पायस, सी का रहा है ठोस विलयन का, या डी का रहा है विविध मिश्रण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठोस विलयन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण है।
चलिए इसी प्रकार से आगे कर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? थोड़ा देर पहले ही इस प्रश्न को बनाए थे हम लोग कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? ए कोलाइड, बी गैसीय, सी तरल या डी मिट्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलाइड। कोलाइड एक हो जाए तो रासायनिक अवस्था है। क्या है? रासायनिक अवस्था हो जाएगा कोलाइड। भौतिक अवस्था नहीं है, लेकिन ये सब भौतिक अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? ये तो सबसे साधारण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को सभी को पता होगा। ये सब कमेंट में जरूर डालिएगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है लंबाई की। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 15 प्रश्न कर रहा है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलीय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है लेकिन बल्कि वह पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सस्पेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सस्पेंशन इसका आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा ही दिया गया है इसका। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का मैंने बताया था क्या? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब दिया गया है वाट किसका हो जाएगा? वाट। वाट हो जाएगा शक्ति का। ठीक है, वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का। ओम तो अभी पता चल गया, विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। ठीक है, उसी प्रकार से चलता है कुलोम। कुलोम किसका होगा? तो विद्युत आवेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो विद्युत आवेश का कुलोम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूटन किसका है? तो बल का हो जाएगा। न्यूटन बल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं तो क्या कहे जाते हैं? ठीक है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनते हैं तो क्या कहलाता है वो? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए का क्या रहा है? सॉल्वेंट। बी का रहा है सॉल्यूट सॉल्यूट सी का रहा है अमिश्रणीय या फिर डी का रहा है डिकैंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमिश्रणीय। ठीक है, जैसे दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते नहीं है। तो जैसे मैं हम लोग ले लेते हैं जल और तेल को। तो दोनों जल और तेल को देखेंगे तो वो आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? अमिश्रणीय कहलाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर बताइए। भार की एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? भार की एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन। किसका हो जाएगा? भार का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा एसआई इकाई। भार का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। भार बल का भी ये न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, तो पेज बदल गया। 19 नंबर की कहता है, खाली जगह एक यौगिक नहीं है, यानी इसमें कौन सा एक यौगिक नहीं है? ठीक है, तो इसमें खोजिए कि कौन सा एक यौगिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का रहा लीड, बी का रहा चौक, सी का रहा हाइड्रोजन सल्फाइड, डी का रहा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कौन सा असर होगा जो यौगिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीड। क्या हो जाएगा? लीड। लेट हो जाएगा, क्योंकि यौगिक क्या कहता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, लेकिन लेड जो है वो दो तत्वों से मिलकर नहीं बना है, वो क्या अकेला तत्व है। ठीक है, लेड, इसलिए ये नहीं होगा। चौक
चौक जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना है, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड भी बना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्यों होता है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। ठीक है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, तो संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग बराबर फॉर्मूला होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, तो केजी, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एपिग्राफी, तो ये क्या रहेगा, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। मैंने एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, एपिग्राफी में क्या पढ़ा जाता है, कंकालों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, या फिर सिक्कों का अध्ययन। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको में अगर देखा जाए तो कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है, कंकालों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। कंकालों का अध्ययन किसमें, ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, मानचित्रों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो कार्टोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है मानचित्रों का अध्ययन, तो कार्टोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, न्यूमिस्मैटिक में किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो न्यूमिस्मैटिक में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑर्निथोलॉजी। किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो ये किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसको किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी में तो पता लगा कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में किसका किया जाता है, तो उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में किसका किया जाता है, तो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो हो जाएगा वो रेशम के कीट से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों का पालन। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। और इसी प्रकार से मछली पालन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है। मछली पालन क्या कहलाएगा, तो पीसी कल्चर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए नंबर इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या इथोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथियोलॉजी, इथोलॉजी, सॉरी इथोलॉजी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर इथोलॉजी, जिसमें क्या कहा है कि रोग के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कि रोग के कारणों का अध्ययन करता है इसमें। एंटोमोलॉजी क्या कहलाएगा, तो एंटोमोलॉजी कहलाएगा कीटों का अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार से इथोलॉजी क्या कहलाएगा, तो पशु व्यवहार एवं जैविक अध्ययन, जो भी हम लोग ने आंसर दिया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि इथनोलॉजी, इथनोलॉजी, इथनोलॉजी किसके अध्ययन में किया जाता है, तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी में। चलिए आज के लिए लास्ट प्रश्न क्या है, और अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। और देखते हैं हिमेटोलॉजी का अध्ययन खाली जगह संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिया गया है पौधे के प्रजनन प्रणाली से, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से, या हड्डियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। ठीक है,
हेमाटोलॉजी किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो हमें ज़रूर बताइए कि इसमें कहाँ गलती हो रही है। और अच्छा लगे तो लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।